शिवानी, बहुत सारी उम्मीदें हैं और एक ब्रॉड तौर पर जब इस तरह का जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट होता है तो उसका एक खाका होता है, एमओयूज एक्सचेंज किए जाते हैं। अब इस सारी कड़ी में अगर आप देखिए तो एक नीति साफ है जब ये कहते हैं व्लादिमीर पुतिन की लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ मल्टीपोलैरिटी पर हम आगे काम करते रहेंगे, हम एनर्जी सप्लाई भी रखना चाहते हैं, हम तमाम क्षेत्रों में अलग अलग काम भी करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा आज ये जो माइग्रेशन मोबिलिटी या मैन पावर मोबिलिटी की बात हो रही है, इन सबके क्षेत्र में पूर्ण रूप से अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर से लेकर फार्मेसी से लेकर पोर्ट्स से लेकर तमाम अन्य मुद्दे, मैरीटाइम जो है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उसको लेकर, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी बातें जो हुई हैं, इन समझौतों के जरिए एक रास्ता बनेगा। आप कैसे देख रही हैं? देखिए अंजना, मैं आपको बता दूं कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं जब वो भारत के दौरे पर हैं तो वो महज एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दोस्ती के अलावा भारत के लिए क्या ला सकता है, क्या कोलैबोरेशंस हो सकते हैं, उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। तमाम अलग अलग क्षेत्र हैं, चाहे वो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो, स्पेस की बात हो, एआई की बात हो, या फिर पीपल टू पीपल कनेक्ट और आवाजाही को कैसे आसान करें, उसके लिए बड़ी नई नीतियां यहां पर दिखाई दी हैं। फ्री वीजा, 30 दिन का आपको निशुल्क वीजा दिया जा रहा है जो भी रूस के लोग यहां पर आना चाहते हैं, तो ये एक बड़ी पहल है। इसके अलावा तमाम अलग अलग क्षेत्रों में कैसे जॉब जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, वो एक अहम बात है। और सबसे बड़ा मैसेज यहां पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, उन्होंने धन्यवाद दिया कि पहलगाम हमले पर कैसे रूस भारत के साथ खड़ा रहा। तो काउंटर टेररिज्म को लेकर बहुत सारी मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज होती हैं, लेकिन भारत और रूस के बीच में जो बायलेटरल एक्सरसाइजेज होती हैं, मिलिट्री की एक्सरसाइजेज होती हैं, इंदिरा होती है, जैपाड होती है, वहां पर भी काउंटर टेररिज्म के खिलाफ कैसे लड़ना है उस पर जोर दिया जाएगा। तो बहुत सारे टेक अवेज हैं अंजना, अगर हम इसको सम अप करें तो ये जो दोस्ती है उस पर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या फिर अमेरिका है, उनका क्या स्टेटमेंट आता है, उनके क्या सरमन्स आते हैं, उसका बिल्कुल भी प्रभाव दिखाई नहीं देता है। भारत और रूस जो ऑल वेदर फ्रेंड्स कहलाते हैं, उनकी जो प्रगाढ़ता है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये सिर्फ दो नेताओं के बीच नहीं, यहाँ के लोगों के बीच, और दोनों के फायदे के लिए कैसे इसको आगे ले जाया जा सके। बिल्कुल प्रणय, एक और हिस्सा में जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का, वो आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने साफ साफ जब न्यूक्लियर एनर्जी की बात की तो उन्होंने इस पर अपनी बात कही है और उन्होंने कहा है कि टू एनहांस लॉन्ग टर्म ट्रेड, को प्रोडक्शन, को इन्वेंशन, को इनोवेशन। उसके बाद से उन्होंने कहा कि कैसे बायलैटरल ट्रेड जो है हमारा वो $100 बिलियन के ऊपर ले जाना है। ये पहले से इसकी चर्चा हो रही थी, लेकिन कोर पिलर्स में जब वो चर्चा कर रहे थे तब उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी की भी बात की और कहा कि ब्रिंगिंग दिस प्लांट टू फुल कैपेसिटी। उन्होंने बात की न्यूक्लियर एनर्जी की और उस पर उन्होंने जो कड़ानकुलम वाला हमारा प्लांट है उसका उन्होंने नाम लेते हुए कहा, ब्रिंगिंग दिस प्लांट टू फुल कैपेसिटी, इस प्लांट में पूरा प्रोडक्शन हो पाए, इस पर हमारा जोर रहेगा। उन्होंने कहा कि कैसे हम कंट्रीब्यूट करें भारत की ऊर्जा जरूरतों को, इंडियाज एनर्जी नीड्स। उन्होंने कहा है कि चीप क्लीन पावर फॉर इंडस्ट्रीज, यानी सस्ती कीमतों पर और लेकिन साफ सुथरी अच्छी जो ऊर्जा है वो मिले इंडस्ट्रीज के लिए, घरों के लिए। और इसी के साथ साथ हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि हम कैसे ऐसे प्लांट्स बनाएं, फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट्स एंड नॉन एनर्जी यूजेस ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। ये मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर जो छोटे मतलब न्यूक्लियर जरूरत एनर्जी है उसका अगर आप मेडिसिन, कृषि, ऐसे क्षेत्रों में कैसे इस्तेमाल हो सकता है, तो ये बहुत एक दिलचस्प एवेन्यू खुलता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम इसी के ऊपर आते हैं। देखिए, अच्छे दोस्त कौन होते हैं? अच्छे दोस्त वही होते हैं जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को भी समझते हुए, आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए और साथ ही आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंटरिटी लेके आते हैं। यानी जहां आप कमज़ोर हैं वो आपका हौसला बने, आपकी ताकत बने। अगर आप न्यूक्लियर कोऑपरेशन को देखें, आज से 40 साल पहले भारत और रूस के बीच में न्यूक्लियर कोऑपरेशन शुरू हुआ था। कुडानकुलम के प्रोजेक्ट के ऊपर 1998 के भारत के परमाणु परीक्षणों के बाद कुछ देर के लिए विराम या कुछ देर के लिए ब्रेक जरूर लगा था, लेकिन सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जब भारत का अमेरिका के साथ हुआ, 123 एग्रीमेंट हुआ, आज अगर आप पलट के देखें तो 2009-10 के 2005-6 के बाद से अगर सबसे बड़ा लाभार्थी कोई रहा है उस अमेरिका और भारत के सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट का, तो वो रूस रहा है। क्योंकि कुडानकुलम के अंदर जो संयंत्र 3, 4 और 5, 6 जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जब वो रूसी राष्ट्रपति फुल कैपेसिटी की बात करते हैं तो वो ये बात कर रहे हैं कि 1200 मेगावाट के जो नए वीवीआर रिएक्टर्स हैं उनको कैसे भारत के अंदर इंस्टॉल किया जा सकता है। साथ ही रूस भारत के साथ में स्मॉल और मीडियम जो मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उनको सप्लाई करने के लिए, उनकी
तकनीक भारत के साथ साझा करने के लिए तैयार है। ये स्मॉल और मॉड्यूलर रिएक्टर बहुत ही कहा जा सकता है बहुत ही पेचीदा तकनीक होती है, किसी को आप देते नहीं हैं उस तरीके से, लेकिन भारत के ऊपर भारत के साथ में एक भरोसा भी है और भारत के साथ पुराना न्यूक्लियर कोऑपरेशन है। लेकिन उसके साथ में आप देखिए राष्ट्रपति पुतिन, ये न्यूक्लियर एक ऐसी चीज है जिसे आमतौर पे लोगों से, सामान्य लोगों से नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसका खेती के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, इसका मेडिसिन में इस्तेमाल हो सकता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में न्यूक्लियर मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो उसका भी जिक्र करते हुए यहां नजर आते हैं कि ये केवल बायर सेलर रिलेशन नहीं है, ये आपकी आबादी के अंदर कैंसर के बढ़ते हुए मामलों के इलाज के लिए जरूरी हो सकती है ये तकनीक। तो ये वहां पर भी संभावना के दरवाजे खोलता है। तो इसके बड़े व्यापक असर हैं, इस लिहाज से वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स और न्यूक्लियर कोऑपरेशन की बात करते हैं। साथ ही एक और चीज जो मैं कहता हूं कि महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दोस्त कैसे सहायक होते हैं। भारत ने लक्ष्य रखा है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने का, यानी हम नेट जीरो होना चाहते हैं। उसके लिए हमें क्लीन एनर्जी की जरूरत है और ये क्लीन एनर्जी आपको न्यूक्लियर सेक्टर से मिल सकती है। और प्रणय, सबसे दिलचस्प बात जो मैं बताना चाहती हूँ, जब ये हमारा इंटरव्यू खत्म हुआ उसके बाद हम लोग उनसे चर्चा कर रहे थे, तो वो लगभग मुझे लगता है 5-10 मिनट सिर्फ पर्यावरण पर बात करते रहे और उन्होंने ये कहा कि कैसे ये जो वर्चस्व कुछ देशों का है और वो ये जो अन्य देश हैं, विकासशील देश हैं, उनको कैसे साफ ऊर्जा मिले, इसको लेकर मैं बहुत काम करना चाहता हूं और ये उनका फोकस एरिया है। मनजीत, जल्दी से एक रिएक्शन आपका इस पे। अगर परमाणु ऊर्जा, खेती, दवाइयां, इन चीजों के लिए भी इस्तेमाल को लेकर एक सहयोग की स्थिति बन रही है, तो वो बहुत उम्मीदें इससे निकलती हैं। ध्रुव तारे की तरह है भारत और रूस की दोस्ती, प्रधानमंत्री ने इसी से शुरुआत की थी। मंजीत, जब देश दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, युद्ध के हालात हैं, भारत के आसपास भी जिस तरह की चुनौतियां हैं, उसमें और अमेरिका का जिस तरह का रुख रहा है, इस वक्त भारत को रूस से अपनी पुरानी दोस्ती की उम्मीद थी और जो अब दूसरे दिन जब फाइनल दोनों के बीच समझौते हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सरकार ने जिस गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और खास तौर से चाहे हम न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में बात करें या फिर परमाणु ऊर्जा को लेकर बात करें, डिफेंस सेक्टर को लेकर बात करें, जो भी 3-4 समझौते जो सार्वजनिक तौर पर बताए गए हैं, हालांकि बहुत सारे ऐसे समझौते हैं जिनकी जो सार्वजनिक तौर पर वहां पर हैदराबाद हाउस के दौरान उजागर नहीं किए गए हैं, लेकिन जो चीजें की गई वो साफ तौर पर दिखाती हैं कि भारत इस वक्त जिस तरह से अमेरिका की कोशिश थी भारत को अलग थलग करने की, उसके बीच रूस ने मजबूती के साथ भारत का हाथ पकड़ा है। शिवानी, ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि देखिए ये विश्व की पूरी स्थिति को अगर आप देखिए, एक तरफ अमेरिका है, रशिया एससीओ के लिए चाइना भी जाता है, उसके बाद इंडिया भी आते हैं, एक बैलेंसिंग एक्ट ये भी देखा जा रहा है कि चाइना की जो हेजेमनी, कई मतलब वर्चस्व है बहुत चीजों में बाजार में रशिया के, उससे आगे बढ़कर कैसे भारत और रूस के बीच के व्यापार को जबरदस्त ताकत दी जाए, उसमें नए सिरे से ऊर्जा फूकी जाए, ये तमाम कोशिशें दिख रही हैं और इसी में मुझे लगता है कि हर क्षेत्र को किसी ना किसी तरीके से छूने की कोशिश है। बिल्कुल ठीक अंजना, अगर आपकी बात की शुरुआत इस बात से की जाए कि पिछले 1 साल का जो आंकड़ा था, जो ट्रेड की जो इंक्रीज था, 12% इंक्रीज रहा भारत और रूस के बीच ट्रेड डील्स में, तो इसे एक बड़ा आंकड़ा माना जाता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि भारत आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहा है, अपने खुद के जो प्रोडक्शंस है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में, उन पर जोर दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद कैसे अलग अलग क्षेत्रों में दोनों देश एक दूसरे के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, कैसे ट्रेड डील्स को बढ़ाया जाए। यहाँ पर नेशनल करेंसीज की भी बात की थी राष्ट्रपति पुतिन ने, कैसे उनको एनकरेज किया जाए, दोनों ही देश आपस में कैसे व्यापार कर सकते हैं, कैसे उसको सहज और सरल बनाया जा सकता है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान तमाम ऐसे वाकये हुए जब करेंसी को लेकर कहीं कहीं कुछ ट्रेड डील्स में मुश्किलें पैदा हुई, तो उसका कैसे एक सॉल्यूशन निकाला जाए, उस पर भी बातचीत हुई। तो चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, न्यूक्लियर हो, यानी हर छोटे बड़े क्षेत्र को जो जनमानस से जुड़ा हुआ है, डिफेंस से लेकर न्यूक्लियर एनर्जी तक और हेल्थ तक, लॉन्जेविटी की बात आपने भी की थी उनसे जब आपने इंटरव्यू लिया था, और बहुत ही अहम उन्होंने जवाब दिया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे भारत में बढ़ी है, तो हेल्थ केयर सेक्टर में कैसे कोलैबोरेशन कर सकता है भारत और रूस, इस पर भी चर्चा हुई और उस पर भी एक बहुत ही अहम एमओयू यहां पर साइन हुआ और एक्सचेंज किए गए पेपर्स। तो सारे ही क्षेत्रों में भारत और रूस किस तरह से एक दूसरे के लोगों का फायदा कर सकता है, एक दूसरे का फायदा कर सकता है और एक बड़ा संदेश दे सकता है कि किसी भी
थर्ड वर्ल्ड के ऑर्डर को ना मानते हुए एक पोलर वर्ल्ड को आगे बढ़ाते हुए कैसे एक अच्छा मित्र देश दूसरे मित्र देश के साथ व्यापार भी कर सकता है और अपने हितों की रक्षा भी कर सकता है और एक कड़ा संदेश भी दे सकता है किसी भी दुनिया को, किसी भी देश को दुनिया के, कि कोई भी हम पर कोई विचार नहीं थोप सकता, हम पर कोई स्टेटमेंट या सरमन नहीं दे सकता, चाहे वो युद्ध की बात हो या फिर कोई व्यापार की बात हो। भारत और रूस अपने अपने फैसले खुद ले सकते हैं और अपने हितों की रक्षा खुद कर सकते हैं।